हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज 3 के यानी टेस्ट 3 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चन आने वाले बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम में आपको सफल बनाने में काफ़ी हद तक आपकी मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये है इम्तिहान इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज के टेस्ट 3 के हिंदी मीडियम का क्वेश्चन बुकलेट, आप इसे देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस नदी को नदीतम कहा गया है? तो सरस्वती नदी को नदीतम कहा गया है। राइट ऑप्शन ए है। ऋग्वेद में सिंधु एवं उसकी 5 सहायक नदियों, अफगानिस्तान की कुंभा एवं अन्य नदियों का उल्लेख किया गया है। सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदीतम कहा गया है। इसकी पहचान हरियाणा एवं राजस्थान में स्थित घग्गर हाकरा की धारा से की जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत जहां आज भाषा भाषी पहले बसे वह संपूर्ण क्षेत्र 7 नदियों का देश सप्त सैंधव क्षेत्र कहलाता है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने अवंती महाजनपद को मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया? तो शिशुनाग वंश राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे डी। मगध साम्राज्य में शिशुनाग वंश के शासन काल में अवंती महाजनपद को मगध साम्राज्य में मिला लिया गया, जो कि मौर्य वंश के अंत तक मगध का हिस्सा रहा। इस विजय के साथ मगध और अवंती की 100 वर्ष पुरानी शत्रुता का भी अंत हो गया। मगध पर शासन का क्रम जो इस प्रकार है, सबसे पहले बृहदत्त वंश पुराणों के अनुसार, उसके बाद हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व तक, उसके बाद शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व तक लगभग, उसके बाद नंद वंश 344 से 323-24 ईसा पूर्व तक, उसके बाद मौर्य वंश 323-23 से 185 ईसा पूर्व तक। जैन संप्रदाय के 23वें तीर्थंकर की पहचान करें। तो राइट आंसर होगा पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी। जैन मान्यताओं के अनुसार इस पंथ में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर, पार्श्वनाथ 23वें और महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी राजकुमार थे जिन्होंने सन्यासी जीवन को ग्रहण किया था। पूर्व के 4 मुख्य उपदेश अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह जिसका मतलब होता है धन संचय नहीं करना, में महावीर स्वामी ने 5वां ब्रह्मचर्य को जोड़ा। यानी 5वां जो है वो ब्रह्मचर्य, इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन या त्रिरत्न बताए गए हैं। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। नेक्स्ट, किस शिलालेख में मौर्य शासक अशोक कहता है कि देवताओं का प्रिय धम्म विजय को सबसे मुख्य विजय समझता है? तो 13वें शिलालेख में। राइट ऑप्शन ए है। उपर्युक्त लेख मौर्य सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। अशोक के शासन के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ, जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर धम्म विजय की नीति अपनाई। अशोक के द्वितीय स्तंभ लेख में धम्म को उल्लेख करते हुए कहा गया है कि अर्थात धम्म अल्प पाप, अत्यधिक कल्याण, दया, दान, सत्यवादिता, पवित्रता, मृदुता, साधुता है। नेक्स्ट, पुरंदर की संधि किनके बीच हुई, किनके मध्य हुई? तो ये जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई। राइट ऑप्शन सी है। शाइस्ता खां की असफलता के बाद औरंगजेब ने शिवाजी को काबू करने के लिए राजा जयसिंह को नियुक्त किया। वर्ष 1665 में जयसिंह ने पुरंदर के किले की सख्त घेराबंदी की। इसके बाद शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य एक संधि हुई जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। इस संधि के तहत शिवाजी के नाबालिग बेटे संभाजी को 5000 का मनसब दिया गया। समझौते के बाद शिवाजी की आगरा यात्रा हुई, जहाँ शिवाजी का अपमान किया गया। अपमान से नाराज शिवाजी को नजरबंद कर लिया गया, जहाँ से शिवाजी 1666 में भाग निकलने में कामयाब हुए। नेक्स्ट, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किस गुरु ने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। राइट ऑप्शन डी है। 5वें गुरु अर्जुन देव 1563 से 1606 ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे।
खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी। मुगल शासक औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने पर मृत्युदंड दिया था। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ था, कब हुआ था? 1666 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा किया था। राइट ऑप्शन बी है। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। वह विलक्षण प्रतिभा वाला तथा अपनी सन की योजनाओं को लेकर काफ़ी प्रसिद्ध रहा। इसकी प्रमुख योजनाएं थी राजधानी का दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरण, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, गंगा दोआब में कर वृद्धि, कराचिल सैन्य अभियान, खुरासान अभियान। प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने इसी के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट, मुगल काल में हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने किया था। राइट ऑप्शन ए है। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल की एक प्रमुख विशेषता अनुवाद विभाग की स्थापना रही, जिसके अंतर्गत विभिन्न भाषाओं के प्रमुख ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। मुगल काल में ग्रंथों के फारसी में अनुवादक जो रहे, लीलावती फैजी। महाभारत का अनुवाद नकीब खां बदायूनी, अबू फजल फैजी एवं अन्य ने किया था। अथर्ववेद का बदायूनी प्रारंभ में एवं हाजी इब्राहिम सरहिंदी बाद में किया था। राजा तरंगिनी का अनुवाद मोहम्मद शाहबादी ने किया था। नेक्स्ट, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। राइट ऑप्शन बी है। प्रारंभ में बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। अपने प्रिय शिष्य आनंद के विशेष आग्रह पर गौतम बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश देने के लिए राजी हुए। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी, जो सिद्धार्थ गौतम की मौसी थी, और द्वितीय महिला आम्रपाली थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्रा को पॉलीब्रोथा कहा है? मेगास्थनीज ने कहा है। राइट ऑप्शन बी है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्रा को पॉलीब्रोथा के नाम से इंगित किया है। मौर्य काल में मेगास्थनीज भारत आने वाला प्रथम विदेशी था। वह हिंद यवन शासक सेलुकस निकेटर के राजदूत के रूप में 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वह यहाँ वर्षों तक रहा और उसने यहाँ के नगर प्रशासन के बारे में अपनी पुस्तक इंडिका में विस्तृत वर्णन दिया। साथ ही इस पुस्तक में भारतीय समाज के 7 वर्गों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, किसने नालंदा महाविहार की स्थापना की? तो कुमारगुप्त ने किया था। राइट ऑप्शन सी है। नालंदा महाविहार की स्थापना प्रसिद्ध गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम, जिसको महेंद्रादित्य भी कहा जाता है, ने 5वीं शताब्दी में की थी। यह बौद्ध अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र था। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इस बौद्ध महाविहार में भी कुछ वर्षों तक अध्ययन किया था। 13वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस महाविहार पर आक्रमण कर इसे नष्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। राइट ऑप्शन ए है। बिहार के सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित इस मकबरे का निर्माण स्वयं शेरशाह ने शुरू कराया था, लेकिन इसे पूर्ण शेरशाह के पुत्र इस्लाम शाह ने कराया था। शेरशाह ने 1540 में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को दूसरी बार हराकर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में हो गई थी। नेक्स्ट, अली गौहर ने 1760 ईस्वी में बिहार के किस नगर पर घेरा डाला था? पटना पे डाला था। राइट ऑप्शन बी है। वर्ष 1760 में तत्कालीन मुगल शहजादा अली गौहर शाह आलम द्वितीय ने बिहार में मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना के लिए पटना पर घेरा डाला। कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने अली गौहर को भागने पर मजबूर कर दिया। इस अभियान में अली गौहर को इलाहाबाद एवं अवध के प्रांतपतियों ने समर्थन दिया था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में बिहार के सर्वप्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? कुंवर सिंह थे। राइट ऑप्शन सी है। 1857 के विद्रोह के सर्वप्रमुख नेतृत्वकर्ता जगदीशपुर के भोजपुर के रहने वाले कुंवर सिंह थे। तत्कालीन बिहार में सर्वप्रथम विद्रोह रोहिणी देवघर में हुआ था, जब 12 जून 1857 को 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने अपने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। पटना में 3 जून को पीर अली के नेतृत्व में व्यापक जनविद्रोह हुआ, जिसे पटना के कमिश्नर टेलर ने निर्ममता से दबा दिया था। नेक्स्ट, चंपारण में महात्मा गांधी ने प्रथम स्कूल किस स्थान पर स्थापित किया था? तो
बरहरवा लखनसेन गांव में स्थापित किया था? राइट ऑप्शन बी है। महात्मा गांधी ने वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। इस दौरान गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था। आंदोलन की सफलता के बाद नवंबर 1917 में उन्होंने बरहरवा लखनसेन नामक गांव में स्कूल खोला था। गांधी जी ने इसी महीने चंपारण के भितहरवा गांव में दूसरा स्कूल खोला था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के समय बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? तो असहयोग आंदोलन के समय की गई थी। राइट ऑप्शन डी है। बिहार विद्यापीठ की स्थापना पटना में असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी। महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1921 को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय एवं बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। मजहरुल हक को बिहार विद्यापीठ का कुलाधिपति एवं ब्रजकिशोर प्रसाद को कुलपति बनाया गया था। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण किस जेल से फरार हो गए थे? तो हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। राइट ऑप्शन बी है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से 9 नवंबर 1942 को फरार हो गए थे। उनके साथ रामानंद मिश्र, जोगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाब चंद्र सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल से भागे थे। इसके बाद जयप्रकाश नारायण ने अपने साथियों की मदद से नेपाल के तराई क्षेत्र में आज़ाद दस्ता नामक गुप्त संगठन की स्थापना की थी। नेक्स्ट, औपनिवेशिक शासनकाल में भारतीय महिलाओं की दयनीय स्थिति पर पंडिता रामाबाई ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की थी? तो द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। राइट ऑप्शन ए है। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन को लिखा था पंडिता रमाबाई ने 1887 में। मदर इंडिया को कैथरीन मेयो ने 1927 में लिखा था। इंडियन वुमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी को B.R. नंदा ने संपादित किया था। वुमेन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर B.C. लॉ ने 1927 में लिखा था। नेक्स्ट, फारस के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर निम्नलिखित में से किस वर्ष करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था? 1739 में किया था ऐसा। राइट ऑप्शन डी है। फारस के शासक नादिर शाह ने 1738-39 में भारत पर आक्रमण किया और लाहौर को जीत लिया। इसके बाद उसकी सेना ने 13 फरवरी 1739 को करनाल में मुगल सेना को पराजित किया। नादिर शाह की सेना ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया और दिल्ली में भयंकर लूटपाट की। लूट की राशि से नादिर शाह इतना प्रसन्न हुआ कि फारस की जनता को 3 वर्ष तक कर से छूट दे दी। नादिर शाह को इसी हमले में कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन प्राप्त हुआ था। किससे? मुगल बादशाह से। मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के तहत प्रथम किस देशी राज्य ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो हैदराबाद ने सितंबर 1798 ईस्वी में हस्ताक्षर किया था। राइट ऑप्शन ए है। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों पर अप्रत्यक्ष प्रभुत्व स्थापित करने की दृष्टि से सहायक संधि की शुरुआत की। सहायक संधि स्वीकार करने वाले जो राज्य थे उनमें पहला राज्य हैदराबाद था, जिसने सितंबर 1798 ईस्वी में दस्तखत किया था। मैसूर 1799 ईस्वी में स्वीकार किया। तंजौर अक्टूबर 1799 में स्वीकार किया। अवध नवंबर 1801 में। पेशवा दिसंबर 1803 में। बरार भोसले दिसंबर 1803 में। ग्वालियर के सिंधिया ने फरवरी 1804 में। नेक्स्ट, वास्को डी गामा ने किस वर्ष भारत में यात्रा की? तो 1498 में पहली बार आया, उसके बाद 1502 ईस्वी में। दोनों ऑप्शन सही है, सो राइट ऑप्शन ई होगा। वास्को डी गामा प्रथम बार भारत की धरती पर 1498 ईस्वी में आया। दूसरी बार वह 1502 ईस्वी में भारत आया। वास्को डी गामा पुर्तगाली नागरिक था जिसे भारत की खोज यूरोप से आने के समुद्री मार्ग के खोज करने का श्रेय दिया जाता है। वह केप ऑफ गुड होप के माध्यम से केरल के कालीकट पहुंचा था। इस समय भारत में लोदी वंश का सिकंदर लोदी शासक था। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? दिल्ली दरबार का आयोजन क्या लॉर्ड लीटन के टाइम में हुआ था? यस, ये सही है। दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लीटन के टाइम में 1877 में हुआ था। इंडियन रेलवे की शुरुआत क्या लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में हुई थी? नहीं,
इंडियन रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में हुई थी, तो ये गलत है। सती प्रथा का उन्मूलन क्या लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में हुआ था? नहीं, सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 1829 में हुआ था, तो ये भी गलत है। भारत की द्वितीय जनगणना क्या लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी? नहीं, भारत की द्वितीय जनगणना लैंसडाउन के काल में 1891 में हुई थी, तो ये भी गलत है। ओनली ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नेता ने असहयोग आंदोलन के दौरान सिविल सेवा की नौकरी छोड़ दी? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। राइट ऑप्शन बी है। सुभाष चंद्र बोस ने असहयोग आंदोलन को पूर्ण समर्थन प्रदान किया और आंदोलन के समर्थन में सिविल सेवा से त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रियासत को सैनिक कार्रवाई के थ्रू भारत में शामिल किया गया था? तो वो हैदराबाद है। राइट ऑप्शन सी है। हैदराबाद का निजाम पाकिस्तान में अपने प्रांत का विलय करना चाहता था, जबकि जनता भारत में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रही थी। जनता पर निजाम के दमन को देखते हुए भारतीय सेना 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश कर गई। नवंबर 1949 में हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं में कालक्रमानुसार सुमेलित कीजिए। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। बेबल योजना 1945 में घोषणा की गई थी। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। इटली की घोषणा 1947 में भारत को स्वतंत्र करने के लिए की गई थी। तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन, देन बेबल योजना, देन कैबिनेट मिशन, देन इटली की घोषणा। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं, यह कथन निम्न में से किस नेता का है? तो ये है लाला लाजपत राय का कथन है। राइट ऑप्शन बी है। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। वे ऐसे प्रथम भारतीय नेता थे जिन्होंने पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया और कहा कि साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के दौरान किए गए लाठीचार्ज से 1928 में लाहौर में हुई। वे कांग्रेस की गर्मपंथी विचारधारा से संबंधित थे। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी में हुए पावना विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच में बंगाल में हुआ था। सो राइट ऑप्शन डी है। ब्रिटिश काल में हुए और विद्रोहों के बारे में भी जान जाइए, एग्जाम में आ सकते हैं प्रश्न। नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच में हुआ था, बंगाल में हुआ था। पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच बंगाल में हुआ था, जो ये प्रश्न है। एका आंदोलन 1921 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1926 में गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट, भारत में प्रेस को नियंत्रित करने हेतु देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? 1878 में पारित किया गया था। राइट ऑप्शन सी है। वर्ष 1878 में भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में लागू किया गया था। इस एक्ट का उद्देश्य भारतीय देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण, राजद्रोही लेखों को दबाना एवं ऐसे प्रयासों के लिए समाचार पत्रों को दंडित करना था। इस अधिनियम की कार्यवाही से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई थी। लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में इस अधिनियम को रद्द कर दिया था। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौते में निम्न में से किस मुद्दे पर सहमति नहीं बनी थी? तो पुलिस द्वारा जनता पर ज्यादतियों की जांच कराई जाएगी, इसकी सहमति नहीं बन पाई थी। राइट ऑप्शन डी है। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते में वायसराय ने कांग्रेस की कुछ मांगें मान ली। हालांकि पुलिस ज्यादतियों की जांच और भगत सिंह एवं उनके साथियों की रिहाई की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने आश्वासन दिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा एवं गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी होगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को दांडी से हुई थी। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग नरसंहार एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जब भारतीय ब्रिटिश शासन से अलग हुए। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो APJ टेलर का है। राइट ऑप्शन सी है। जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। इस नरसंहार में निहत्थे लोगों पर ब्रिटिश अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने
गोली चलवा दी, जिससे लगभग 1000 लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। शंकर राम नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज़ादी से पूर्व प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया था। कब लिया था? 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। राइट ऑप्शन डी है। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर की रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच जवाहरलाल नेहरू ने भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक तिरंगा झंडा को फहराया था। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन था। क्या था? वह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। राइट ऑप्शन बी है। इसका प्रकाशन 2 भाषाओं अंग्रेजी एवं गुजराती में किया जाता था। महात्मा गांधी वर्ष 1893 से 1915 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। इस दौरान उन्होंने सत्याग्रह की तकनीक को विकसित किया। वर्ष 1910 में उन्होंने टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में दादा भाई अब्दुल्ला के लिए कानूनी कार्य करने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में शामिल होने के कारण मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो दिल्ली में चलाया गया था। राइट ऑप्शन ए है। भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर 27 जनवरी 1858 से 9 मार्च 1858 तक दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। सरकार ने बहादुर शाह पर राजद्रोह, षड्यंत्र, 1857 के विद्रोह में षड्यंत्रकारियों को प्रश्रय, हत्याएं एवं अस्थिरता फैलाने के प्रयास का आरोप लगाया गया था। मुकदमे के निर्णय के अनुसार मुगल शासक को पद से हटाकर बंदी बना लिया गया और रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत में किस आयोग ने प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग स्थापित करने की सिफारिश की थी? तो वो था स्ट्रेची आयोग। राइट ऑप्शन सी है। स्ट्रेची आयोग 1878 से 80 के बीच बनाया गया था। ने प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग बनाने की सिफारिश की थी। इसकी सिफारिशों के बाद सरकार ने अकाल कोष बनाने का प्रयास किया एवं अकाल संहिता का निर्माण 1883 में किया गया। ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित अन्य आयोग थे। स्थीम समिति 1860 से 61 के बीच बनाई गई थी। कैंपबेल आयोग 1866-67 में बनाई गई थी। लायल आयोग 1897 में बनाया गया था। मैकडोनल्ड आयोग 1900 में बनाया गया था। जॉन वुडहेड आयोग 1945 में बनाया गया था। नेक्स्ट, शक्तियों का पृथक्करण संबंधित है। किससे संबंधित है? कॉर्नवालिस संहिता से संबंधित है। राइट ऑप्शन ए है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को अंतिम रूप देकर उन्हें 1793 में एक संहिता के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे कॉर्नवालिस संहिता कहा जाता है। यह संहिता मुख्य रूप से शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। नेक्स्ट, 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई? 2015 से हुई। राइट ऑप्शन डी है। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन संविधान को अंगीकार करते हुए कुल 16 अनुच्छेद लागू किया गया था। इसलिए इस दिन को यादगार बनाने के लिए वर्ष 2015 से संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन सी है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात इसका प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। क्रिप्स मिशन कब आया था, कब बना था? 1942 में। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो मध्य प्रदेश बना। राइट ऑप्शन डी है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसका अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। लागू होने के तुरंत बाद वहां के विधानमंडल द्वारा मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 अधिनियमित किया गया, जिसके तहत 1994 में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट, किसी राज्य में नगर पालिका के सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सक्षम है?
तो संबंधित राज्य का राज्यपाल सक्षम है, राइट ऑप्शन बी है। भारतीय संविधान के भाग 9A के आर्टिकल 243D के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य में नगर पालिका के सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल को है। नेक्स्ट, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु संपन्न संवैधानिक प्राधिकार हैं। कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति हैं, राइट ऑप्शन ए है। संविधान के अनुच्छेद 341A के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के संबंध में संबंधित राज्यपाल से परामर्श के बाद उस राज्य के किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है। साथ ही अनुच्छेद 341B के तहत संसद निधि द्वारा किसी जाति को विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित या उसमें से अपवर्जित कर सकती है। इसी प्रकार की भूमिका राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में आर्टिकल 342 द्वारा प्रदान की गई है। नेक्स्ट, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना? तो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के द्वारा 69वां संशोधन, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया तथा इसे संघ राज्य क्षेत्र में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात अधिकार संविधान के साथ धोखा है? के.एम. नाम्बियार ने कहा था, राइट ऑप्शन सी है। के.एम. नाम्बियार ने संविधान में उल्लेखित राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान का विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। नेक्स्ट, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 है, राइट ऑप्शन डी है। वर्तमान में देश में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। सबसे पहला उच्च न्यायालय 1862 में कोलकाता में बनाया गया था। 25वां उच्च न्यायालय अमरावती है जो आंध्र प्रदेश के लिए बनी है। नेक्स्ट, संवैधानिक वरीयता सूची में 6ठे स्थान पर हैं, कौन है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी हैं और लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, दोनों, राइट ऑप्शन ई होगा, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन। वरीयता क्रम में फर्स्ट पे आते हैं राष्ट्रपति, सेकेंड पे उपराष्ट्रपति, थर्ड पे प्रधानमंत्री, फोर्थ पे राज्यों के राज्यपाल, फिफ्थ पे आते हैं पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, छठे पे आते हैं सिक्स्थ पे भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष, सातवें पे संघ के कैबिनेट मंत्री प्लस राज्यों के मुख्यमंत्री प्लस नीति आयोग का उपाध्यक्ष प्लस पूर्व प्रधानमंत्री प्लस राज्यपाल या लोकसभा के विपक्ष के नेता, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, इसे भी याद रखें। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 से 71 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संबंधित नहीं है? अनुच्छेद 371 से कौन से राज्य संबंधित नहीं हैं? सिक्किम संबंधित है, मिजोरम संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश संबंधित है, गुजरात, ये सभी संबंधित है। संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 में 12 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ के स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? तो संथानम समिति की अनुशंसा पर किया गया, राइट ऑप्शन ए है। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है जिसकी स्थापना सन 1964 में संथानम समिति की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है, किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 263 में है, राइट ऑप्शन सी है। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है जबकि इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर के गुजरती है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन सबसे ज़्यादा देशों से, सर्वाधिक देशों से होकर के गुजरने वाली नदी डेन्यूब नदी है, यूरोप की डेन्यूब नदी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी होगा। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जबकि डेन्यूब नदी यूरोप के सर्वाधिक 9 देशों से गुजरने वाली नदी है। यह यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये किन किन देशों से होकर के गुजरती है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, हंगरी, यूक्रेन, क्रोएशिया एवं सर्बिया से होकर के गुजरती है। राइन नदी यूरोप की भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है। और मेकांग नदी कहाँ की है? मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट, गोलापैगोस द्वीप किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो ये दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आता है। इस पर इक्वाडोर का अधिकार है। राइट ऑप्शन डी है। प्रशांत महासागर में स्थित गोलापैगोस द्वीप, जिस पे इक्वाडोर का अधिकार है, दक्षिण अमेरिकी महादेश के अंतर्गत आता है। विषुवत रेखा इससे होकर के गुजरती है। फॉकलैंड द्वीप दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित अन्य महत्वपूर्ण द्वीप है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे गहरी झील किस देश में स्थित है? तो रूस में स्थित है। वो कौन सी झील है? बैकाल झील है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल है, जो रूस में स्थित है। यह एक मीठे पानी का झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है, जो एक खारे पानी की झील है। जबकि विश्व की सबसे बड़ी झील सुपेरियर सागर है, जो मीठे पानी का झील है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का लेक है। नेक्स्ट, चीनी के कटोरा के नाम से निम्न में से किस देश को जाना जाता है? क्यूबा को जाना जाता है। राइट ऑप्शन सी है। ब्राजील को कहवा हाउस कहा जाता है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। जमैका केले के लिए प्रसिद्ध है और यूक्रेन गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, बॉक्साइट का उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट रैंक है। राइट ऑप्शन सी है। बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। इसके अलावा लौह अयस्क के उत्पादन में भी इसका प्रथम स्थान है। चीन का कोयला में, सोना के उत्पादन में, अभ्रक उत्पादन में, टंगस्टन उत्पादन में, कैडमियम के उत्पादन में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए पतन पोर्ट एवं संबंधित देशों का मिलान करें। लिस्बन पोर्ट कहाँ पे है? पुर्तगाल में है। कोलंबो पोर्ट श्रीलंका में, काहिरा मिस्र, और कोपेनहेगन पोर्ट कहाँ पे है? डेनमार्क में है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी की अवस्थिति निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो ये पड़ता है तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों में पड़ता है। कौन कौन से? तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश। राइट ऑप्शन सी है। इसमें जो पुदुचेरी है, इसके 4 जिले हैं। 4 जिलों में से यनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कराईकल तमिलनाडु में पड़ता है, माहे केरल में पड़ता है, पुदुचेरी तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर है? तो बराही नदी पर है। राइट ऑप्शन सी है। वर्तमान में कुंचिकल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कर्नाटक के शिमोगा जिले में बराही नदी पर स्थित है। फिर मैं रिपीट करता हूं, भारत में कुंचिकल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कर्नाटक के शिमोगा जिले के बराही नदी पर स्थित है। इससे पूर्व गरसोप्पा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात था। स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। नेक्स्ट, भीमा नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो एक कृष्णा नदी की सहायक नदी है। राइट ऑप्शन बी है। कृष्णा नदी के अन्य सहायक नदियां जो है वो है तुंगभद्रा, डान, कोयना, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी आदि। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वो है गुजरात की माही नदी। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राइट ऑप्शन ए है। बेरमेंजो नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है। दक्षिण अमेरिका की नदी है। बेरमेंजो नदी दक्षिण अफ्रीका की नदी है, जो मकर रेखा को 3 बार काटती है। कांगो नदी अफ्रीका की नदी है।
और ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी भी अफ्रीका की नदी है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो निश्चित रूप से राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता होगा। राइट ऑप्शन डी है। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में दैनिक तापांतर सर्वाधिक मिलता है। यहाँ दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है तथा रात में 0 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है। तटीय मैदान एवं द्वीप समूह में न्यूनतम दैनिक तापांतर मिलता है। जितने भी तटीय क्षेत्र हैं वहाँ न्यूनतम दैनिक तापांतर मिलता है, लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमलतास, केंदू एवं पलाश किस प्रकार के वन में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं? तो ये शुष्क पर्णपाती वन में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं। राइट ऑप्शन सी है। ये शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ वर्षा की मात्रा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। शुष्क पर्णपाती वन भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं केंदू, पलाश, अमलतास, बेल, खैर इत्यादि। ये भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, पश्चिम बिहार, उत्तरी गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार देश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये है अलीराजपुर, मध्य प्रदेश का अलीराजपुर। राइट ऑप्शन बी है। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर देश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। यहाँ की साक्षरता है 37.22%, 37.22% यहाँ की साक्षरता है। बिहार देश का न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है। बिहार का साक्षरता कितना है? 61.8%, यानी 61.8%। मिजोरम का शेरछिप जो जिला है, मिजोरम का शेरछिप जिला का साक्षरता दर सर्वाधिक है, 98.76%, 98.76%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनजातीय जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? तो वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1.53 करोड़ है। इसके बाद महाराष्ट्र आता है, वहाँ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1.05 करोड़ है। उसके बाद उड़ीसा का स्थान है, यानी फर्स्ट है मध्य प्रदेश, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड में है उड़ीसा। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट, कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार जोन 1 में बिहार के कितने जिलों को रखा गया है? तब कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार बिहार को 3 जोन में बांटा गया है। जोन 1, जोन 2 और जोन 3। जोन 3 को फिर 2 भागों में बांटा गया है, 3A और 3B। जोन 1 में उत्तर पश्चिम के क्षेत्र आते हैं, जिसके अंतर्गत 13 जिले आते हैं। कितने जिले? 13 जिले आते हैं। औसतन वर्षा यहाँ पे 100 से 145 सेंटीमीटर के बीच में होती है। यहाँ मृदा जो पाई जाती है बलुई दोमट प्रकार की पाई जाती है। जोन 2 में कौन से क्षेत्र आते हैं? उत्तर पूर्व के क्षेत्र आता है जोन 2 में। उसमें 8 जिले आते हैं। वहाँ पे वर्षा 120 से 170 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और वहाँ की मिट्टी कैसी पाई जाती है? दोमट एवं चिकनी दोमट मिट्टी पाई जाती है। जोन 3 में कौन से क्षेत्र आते हैं? दक्षिण के क्षेत्र आते हैं। यहाँ पे कितने जिले हैं? 17 जिले आते हैं, 6 + 11, मतलब 6 जिले जो है 3A में आते हैं और 11 जिले जो है वो 3B में आते हैं। कुल 17 जिले आते हैं जोन 3 में। यहाँ पे 90 से 130 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। यहाँ पे मिट्टी दोमट पाई जाती है, दोनों ही प्रकार की, बलुई एवं चिकनी दोनों ही प्रकार की दोमट मिट्टी पाई जाती है जोन 3 में। नेक्स्ट, मखाना शोध संस्थान स्थापित है, कहाँ स्थापित है? तो दरभंगा में स्थापित है। राइट ऑप्शन बी है। मखाना शोध संस्थान दरभंगा में स्थित है। मखाना उत्पादन में बिहार का देश में प्रथम स्थान है। यह भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व के 75 से 80% मखाना का उत्पादन बिहार करता है। भारत सरकार द्वारा बिहार के मखाने को यानी मिथिला मखाना को GI टैग प्राप्त है। GI टैग दिया गया है भारत सरकार के द्वारा मिथिला के मखाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के 4 महानगरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है?
कैमूर से गुजरता है, रोहतास से गुजरता है, औरंगाबाद से गुजरता है, लेकिन नवादा से होकर के नहीं गुजरता है। राइट ऑप्शन डी है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत NH2 बिहार के 4 जिले से होकर के गुजरता है, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद एवं गया। NH31 बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। उत्तर पूर्व गलियारा पोरबंदर से सिलचर, असम के सिलचर तक जो जाता है वो भी उत्तर बिहार से होकर के गुजरता है, इसे भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 65, एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ अवस्थित है? जमालपुर में अवस्थित है। राइट ऑप्शन सी है। मुंगेर जिले में स्थित जमालपुर एशिया का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। इसकी स्थापना 1862 ईस्वी में की गई थी, 1862 में। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, कौन सा है? तो ये है कैमूर। राइट ऑप्शन बी है। बिहार में जनगणना 2011 के अनुसार कैमूर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? 488। शिवहर बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। शिवहर का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1880 है। बिहार के 20 जिलों में जनसंख्या घनत्व राज्य के जनसंख्या घनत्व से ज़्यादा है। राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 है। और बिहार के 20 जिलों में 1106 से ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्तमान में बिहार में वन क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? वन रिपोर्ट 2021 को ध्यान से पढ़ लीजिए। आप बिहार में कितना प्रतिशत वन है, भारत में कितना प्रतिशत वन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है BPSC 67th री एग्ज़ाम के लिए, साथ ही BSSC के लिए भी। तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़िए आप लोग। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का 7.84% है, यानी 7.84%। राइट ऑप्शन बी है, जो कि पिछले रिपोर्ट से अधिक है। वन रिपोर्ट 2019 में कितना था? 7.76% था। अभी 2021 के अनुसार कितना है? 7.8% है। वर्तमान में 7380.79 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बिहार में है। कितना वन क्षेत्र बिहार में है? 7380.79, यानी 7380.79 वर्ग किलोमीटर, 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्र बिहार में है। भारत में कितना है? भारत में 24.62% कुल वन क्षेत्र है। 24.62% कुल वन क्षेत्र है भारत में। इस डाटा को भी याद रखें, इस फैक्ट को भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 के बिहार बजट का आकार या कुल व्यय बजट कितना है? तो वो है 2,49,761.19 करोड़ रुपये। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 2,49,761.19 करोड़ रुपये है बिहार के कुल बजट का आकार। राइट ऑप्शन डी है। यहाँ पे बजट से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डाटा है, उसको रट ही जाइए, वहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले बिहार के जिलों का सही क्रम है, कौन सा क्रम है? तो कैमूर में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, उसके बाद जमुई, उसके बाद में पश्चिम चंपारण, उसके बाद में गया। राइट ऑप्शन सी है। कैमूर में 1.13 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र है, जमुई में 0.93 लाख हेक्टेयर है, पश्चिम चंपारण में 0.9 लाख हेक्टेयर वन है, गया में 0.78 लाख हेक्टेयर वन है। किसके अनुसार? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत वर्ष 2021 में कितनी थी? तो 750 किलोवाट प्रति घंटा थी। राइट ऑप्शन बी है। इस तरह के प्रश्न जो है बीपीएससी में पहले पूछा जा चुका है, तो इस तरह के प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इस डाटा को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 में सर्वाधिक खर्च किस मद में अनुमानित है? तो ब्याज भुगतान में अनुमानित है। राइट ऑप्शन ए है। मैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स और डाटा को आपके साथ शेयर करता हूं। सरकार द्वारा बजट 2022-23 में अनुमानित क्रय, यानी
यूनियन बजट 2022-23 के अनुसार ब्याज भुगतान में 20% खर्च होगा। कुल खर्च का 20% जो है ब्याज भुगतान में जाएगा। करों एवं शुल्क में राज्यों का हिस्से में 17% जाएगा। केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम में 15% खर्च होगा। वित्त आयोग एवं अंतरण में 10% खर्च होगा। केंद्रीय प्रायोजित स्कीम में 9% खर्च होगा। रक्षा पर 8% खर्च होगा। सब्सिडी पे 8% खर्च होगा। पेंशन पे 4% खर्च होगा। अन्य व्यय पे 9% खर्च होगा। तो इस तरीक़ा से आप देखें तो सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ होने वाला है? ब्याज भुगतान पे होने वाला है, कुल खर्च का 20%। नेक्स्ट, उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन था? झारखंड था। राइट ऑप्शन बी है। उदय का मतलब होता है उज्ज्वल डिस्कॉम एजुरेंस योजना। इसका शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को ऊर्जा मंत्रालय द्वारा बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबरने के उद्देश्य से किया गया था। इस योजना से जुड़ने वाला प्रथम राज्य झारखंड है। नेक्स्ट, नवंबर 2021 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? चौथा स्थान था। राइट ऑप्शन डी है। नवंबर 2021 के अंत तक चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत चौथा सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश था। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत चौथे स्थान पर था विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। 3 ही देश आगे थे, चीन, जापान और स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? बॉम्बे प्लान क्या 1944 में आया था? यस, ये आया था। गांधीवादी योजना क्या 1942 में? नहीं, 1943 में आया था। ये सही मिलान नहीं है। जन योजना 1945 में आई थी। सर्वोदय योजना 1950 में आई थी। मुंबई के उद्योगपतियों द्वारा 1944 में अर्देशियर दलाल की देखरेख में एक योजना प्रस्तुत की गई जो बॉम्बे प्लान कहलाती है। इसके पूर्व 1943 में ही श्री मन नारायण द्वारा गांधीवादी योजना तैयार की गई थी। कब? 1943 में। 1945 यानी 1945 में श्रमिक नेता एम.एन. राय द्वारा जन योजना लाई गई थी, एम.एन. राय के द्वारा, तथा 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई थी। तो कौन सा गलत है इसमें? बी गलत है। नेक्स्ट, मुद्रा के नकदी लेन देन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? फिशर थे। राइट ऑप्शन ए है। मुद्रा के नकदी लेन देन के सिद्धांत का प्रतिवाद फिशर ने दिया था। यह सिद्धांत मुद्रा की मात्रा और कीमतों के प्रत्यक्ष संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट, रोजगार मापन के लिए मानक व्यक्ति वर्ष को किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना यानी 6th 5 ईयर प्लान में एडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था। छठी। राइट ऑप्शन सी है। गरीबी हटाओ का नारा भी छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसके अलावा रोजगार मापन के लिए मानक व्यक्ति वर्ष को भी अपनाया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। यदि कोई व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 273 दिन तक कार्य में नियोजित है तो उसे मानक व्यक्ति वर्ष की दृष्टि से रोजगार युक्त कहा जाता है, रोजगार युक्त कहेंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी है। सॉरी, 5वीं नहीं, छठी। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन थे? तो एम विश्वेश्वरैया, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। राइट ऑप्शन सी है। भारत के नियोजन की आवश्यकता के संदर्भ में एक पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया सन 1934 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के लेखक सर एम विश्वेश्वरैया थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था गैर सांविधिक नहीं है? गैर सांविधिक मतलब नॉन स्टैट्यूटरी इनमें से कौन नहीं है? तो ऑप्शन होगा इसमें से बी। राइट ऑप्शन वित्त आयोग। फाइनेंस कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में दिया गया है, यानी आर्टिकल 280 में दिया गया है। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अन्य संस्थाएं जो है गैर सांविधिक और परामर्शदात्री संस्था है। तो राइट ऑप्शन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर सांविधिक नहीं है। कौन सा? वित्त आयोग। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट,
हरित क्रांति से निम्न में से कौन से संबंधित है? तो विलियम गॉड जो है सबसे पहले हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम दिए थे। और ये हैं नॉर्मन बोरलॉग, ये ब्राज़ील के रहने वाले, मेक्सिको के रहने वाले, इन्होंने वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जन्म दिया था, तो ये भी इससे जुड़े हुए हैं। एम.एस. स्वामीनाथन, ये तो इंडिया में हरित क्रांति का श्रेय जो दिया जाता है वो दिया जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को, तो ये लोग तीनों जुड़े हुए हैं। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 1, 2, 3। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम उपयोग अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जन्म मैक्सिको के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। वहीं भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। तो तीनों लोग जुड़े हुए हैं हरित क्रांति से, ग्रीन रिवॉल्यूशन से। राइट ऑप्शन सी है 1, 2, 3। नेक्स्ट, बेसल मानक संबंध किससे संबंधित है? तो ये बैंकिंग से संबंधित है। राइट ऑप्शन ए होगा। स्विट्जरलैंड का एक शहर है बेसल, जहां बैंकिंग व वित्तीय संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के संबंध में मानक निर्धारित करने के लिए 1979 में बेसल समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शहरी के लिए देश के कितने शहरों कस्बों से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं? तो 310 राइट ऑप्शन है यहाँ पे डी। हर महीने देश के 310 शहरों या कस्बों से विभिन्न उपभोक्ता मदों के लिए 1078 बीजकों के लिए आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। NSSO नियमित रूप से हर महीने शहरी उपभोक्ता सूचकांक के पोर्टल के लिए आंकड़े एकत्र करके उन्हें आगे वितरित करता है। वर्तमान में शहरी उपभोक्ता सूचकांक का आधार वर्ष 2012 है, बेस ईयर 2012 है। नेक्स्ट, भारत में 20 सूत्री कार्यक्रम को किस वर्ष से शुरू किया गया था? 1975 से शुरू किया गया था। राइट ऑप्शन ए है। 20 सूत्री कार्यक्रम को 1975 ईस्वी में शुरू किया गया था, जिसका पुनर्गठन 1982 में, 1986 में और 2006 में किया गया। 2006 में कार्यक्रम के पुनर्गठन में पूरे देश से गरीबी का उन्मूलन करने और समाज के निर्धन एवं वंचित समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाने पर बल दिया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक आर्थिक विषयों, गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास, कृषि, पेयजल, वनीकरण और पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा, समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण जैसे विषय शामिल है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2021 किस थीम के साथ मनाया गया? तो फीलिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट, राइट ऑप्शन ए है। उसका थीम था ये फीलिंग स्टार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। ये हर साल 1 सितंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है ये। नेक्स्ट, निम्न में से भारत के किस राष्ट्रीय राजमार्ग के भाग को आपातकालीन हवाई पट्टी के रूप में विकसित किया गया है? NH 925A राइट ऑप्शन ए है। पाकिस्तान सीमा के नज़दीक सामरिक महत्व के NH 925A पर 3 किलोमीटर लंबी 33 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी बनाई गई है। इस हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमान जैसे सुखोई, राफेल, मिग एम हरक्यूलिस इत्यादि विमान लैंडिंग कर सकेंगे। इस प्रकार की एक अन्य हवाई पट्टी जम्मू कश्मीर में भी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस ओलंपिक में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, ये सही है। भारतीय शटलर PV सिंधु ओलंपिक में 2 बार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, ये भी सही है। इस ओलंपिक में भारत ने 3 कांस्य पदक जीता, नहीं 4 कांस्य पदक जीता था, तो ये गलत है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने ओलंपिक के लिए अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा था, ये भी सही है। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक 32वां ओलंपिक टोक्यो में संपन्न हुआ। इस ओलंपिक में भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य के साथ अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इस ओलंपिक में PV सिंधु ने कांस्य पदक जीता। इस जीत के साथ ओलंपिक में 2 बार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी PV सिंधु। भारत ने ओलंपिक के लिए अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा था। इस 228 सदस्यों वाले दल में 127 एथलीट थे। नेक्स्ट, भारत के किस उच्च न्यायालय का नाम जुलाई 2021 में परिवर्तित कर नया नाम दिया गया?
तो जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का राइट ऑप्शन बी है। जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने के बाद इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर तथा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में विभाजन के बाद उच्च न्यायालय का नाम कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख किया गया था, जिसे 16 जुलाई 2021 को हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख कर दिया गया। क्या कर दिया गया? हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख कर दिया गया है। नेक्स्ट, केंद्र में सरकार द्वारा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन किया गया। आयोग का पहला चेयरमैन किसे बनाया गया? तो डॉक्टर अनिल खुराना को बनाया गया। राइट ऑप्शन डी है। होम्योपैथी चिकित्सा के विनियमन के लिए होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 का स्थान लेने के लिए होम्योपैथी अधिनियम सितंबर 2020 में पारित किया गया था। इसके तहत ही राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन जुलाई 2021 में किया गया। आयोग का पहला चेयरमैन सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी के चेयरमैन रहे डॉक्टर अनिल खुराना को बनाया गया। यह आयोग ही अब देश में होम्योपैथी चिकित्सा व इसके संस्थानों एवं पेशेवरों आदि के संबंध में नीतियों एवं दिशा निर्देशों का निर्धारण करेगा। नेक्स्ट, जुलाई 2021 में BS येदियुरप्पा के स्थान पर कर्नाटक का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? बासवराव बोम्मई को बनाया गया था। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान के 38वां और 39वां शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? आसियान के 38th एंड 39th शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? ब्रुनेई के द्वारा की गई। राइट ऑप्शन डी है। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों के संगठन आसियान का 39वां शिखर सम्मेलन ब्रुनेई की मेजबानी में वर्चुअल रूप से 26 से 28 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुआ। समूह का 38वां शिखर सम्मेलन भी इसमें ही समाहित था। इस सम्मेलन में म्यांमार शामिल नहीं था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया ने की। इसका थीम क्या था? वी केयर वी प्रिपेयर वी प्रॉस्पर। क्या था? वी केयर वी प्रिपेयर वी प्रॉस्पर। अब इसका थीम था यूनाइटेड किंगडम को वार्ता साझेदार के दर्जे की पुष्टि इस सम्मेलन में की गई। 2022 का जो शिखर सम्मेलन होने वाला है कंबोडिया की मेजबानी में संपन्न होने वाला है। नेक्स्ट, उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए। कौन चुने गए? शावकत मिर्जियोयेव चुने गए। राइट ऑप्शन ए है। 24 अक्टूबर 2021 को उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए, जिसमें निवर्तमान राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव ही अगले 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इस चुनाव में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित थे। 3 सदस्यीय दल यहां से गया था भारत से, जिसका नेतृत्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किया था। नेक्स्ट, 15 अक्टूबर 2021 को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। राइट ऑप्शन सी है। भारत को 116 देशों में से 101वां स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, दी प्रॉमिस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं डैमन गलगुट। राइट ऑप्शन ए है। द प्रॉमिस पुस्तक के लेखक डैमन गलगुट हैं। यह उपन्यास 2021 में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास को वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से कहाँ भारत कोरिया मैत्री पार्क का निर्माण किया गया है? तो दिल्ली कैंट में किया गया है। राइट ऑप्शन सी है। 26 मार्च 2021 को दिल्ली कैंट में भारत कोरिया मैत्री पार्क का उद्घाटन किया गया। यह पार्क 6 एकड़ में बनाया गया है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, भारतीय थल सेना, दिल्ली छावनी बोर्ड, कोरियाई दूतावास तथा कोरियन वार वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त परामर्श से विकसित किया गया है। यह पार्क कोरियाई युद्ध 1950-53 में संयुक्त राष्ट्र की ओर से भारत के योगदान के स्मारक के रूप में भी है ये। नेक्स्ट, 9 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री ने फेनी नदी पर भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री सेतु का शुभारंभ किया। यह सेतु किन 2 स्थानों को जोड़ेगा? तो यह सबरूम से रामगढ़ को जोड़ेगा। राइट ऑप्शन सी है।
9 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री सेतु को शुभारंभ किया। यह निर्माण फेनी नदी पर किया गया है। इसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है। यह सेतु भारत के सबरूम दक्षिण त्रिपुरा जिला के सबरूप को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने हेतु कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, नेशनल लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान कौन सा है? 19वां स्थान है। राइट ऑप्शन सी है। नेशनल लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2021 में बिहार को 2.77 स्कोर के साथ 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में 3.66 स्कोर के साथ प्रथम स्थान गुजरात को प्राप्त हुआ। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में भारत के लक्ष्य सेन को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया? विक्टर एक्सेल्सन ने किया। राइट ऑप्शन बी है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में भारत के लक्ष्य सेन को डेनमार्क के खिलाड़ी एवं टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता विक्टर एक्सेल्सन ने हराकर खिताब पर कब्जा किया। नेक्स्ट, अप्रैल 2021 में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन के लिए भारत के इसरो ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ समझौता हुआ है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में समाचारों की सुर्खियों में रहा गाओफेन 303 क्या है? तो गाओफेन 303 एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसको चाइना ने अप्रैल 2022 में लॉन्च किया था। सो राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, थल सेना सैन्य अभ्यास काजिंद भारत के किस देश के बीच होता है? काजिंद भी देखिए कजाकिस्तान एंड इंडिया, दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है। कजाकिस्तान एंड इंडिया, तो किसके बीच में होगा? कजाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में होगा। तो भारत और कजाकिस्तान। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, बिहार के सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है? 150 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में बिहार बड़े राज्यों में किस स्थान पर रहा? तो सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का रहा, नीचे से पहले स्थान पर रहा। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो पटना में बनाया जा रहा है। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर बिहार का दूसरा एम्स बनाया जाएगा? दरभंगा में बनाया जाएगा। राइट ऑप्शन सी है। पहला एम्स कहाँ है? पटना में है। नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में मुंबई में आयोजित 40वें हुनर हाट संस्करण का उद्घाटन किसने किया? अनुराग ठाकुर ने किया। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, बिहार राज्य योजना बोर्ड का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? श्री विजेंद्र प्रसाद यादव को बनाया गया है। राइट ऑप्शन बी है। बिहार के ऊर्जा मंत्री सह योजना एवं विकास विभाग मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को बिहार राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे इस पद पर 3 साल रहेंगे। मुख्यमंत्री बिहार राज्य योजना परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011 की तुलना में 2019 में गरीबी की मात्रा कितने प्रतिशत की कमी आई है? गरीबी की मात्रा में तो 12.3% की कमी आई है। राइट ऑप्शन सी है। अप्रैल 2022 में जारी विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2011 की तुलना में 2019 में भारत में गरीबी में 12.3% की कमी आई है। 2011 में गरीबी की दर जहां 22.5% थी, वहीं 2019 में यह 10.2% हो गई है। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा जिला क्रमशः प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक तथा कौन सा कम है? तो सर्वाधिक तो पटना है और सबसे कम शिवहर। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, मई 2022 में क्वाड समिट का आयोजन जापान के टोक्यो में संपन्न हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो क्वाड का सदस्य भारत तो है ही, जापान भी है, अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, चारों हैं, तो इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। एक और क्वाड बनाया गया है वेस्ट एशिया क्वाड, जिसका नाम है I2U2। I2 का मतलब इजराइल एंड इंडिया, U2 का मतलब हो गया USA एंड
यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए। इसे भी याद रखिए, ये रिसेंट में बनाया गया है, ये ज़्यादा चर्चा में रहा है, न्यूज में रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए यानी ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? बी है, वायुमंडलीय आर्द्रता मापने में। वायुमंडलीय दाब मापने में किसका उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। उच्च तापमान मापने में किसका उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय गति ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। इन सबको याद रखिए, कोई भी प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलायन वेग कमान निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है पलायन वेग कमान। राइट ऑप्शन सी है। पलायन वेग का मतलब एस्केप वेलोसिटी। क्या आपको पता है एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है मिनिमम कितने वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक दें जिससे कि वह अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, फिर अर्थ के सरफेस पे लौट करके नहीं आए। उसे कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस, जिसका वैल्यू होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, इसको प्रूफ करना पड़ता है 11th क्लास के ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, इसको प्रूफ भी करना पड़ता है। नेक्स्ट, जल का उच्चतम घनत्व सामान्यतः किस केल्विन ताप पर होता है? तो जल का उच्च सबसे मैक्सिमम जो डेंसिटी होता है, उच्च घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। 4 डिग्री सेल्सियस में आप 273 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 277 आ जाएगा। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर के समय इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देगा? तो दोपहर के समय इंद्रधनुष दिखाई ही नहीं देगा। राइट ऑप्शन डी होगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इंद्रधनुष हमेशा जिधर सूर्य रहता है, जैसे बरसात हुई हो, बरसात के जस्ट बाद वायुमंडल में जो है वाटर के ड्रॉपलेट्स हों, मतलब वर्षा की बूंदें हों, तो सूर्य के जिधर सूर्य रहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा इंद्रधनुष दिखाई देता है। अपोजिट मतलब विपरीत दिशा में। जैसे सुबह का समय है तो सूर्य पूरब में रहता है, यदि बरसात हुई है तो इंद्रधनुष पश्चिम में दिखाई देगा। यदि शाम का समय है, बरसात हुई है, तो इंद्रधनुष हम पूरब में दिखाई देगा। जिधर सूर्य होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देता है। सूर्य यदि सर के ऊपर हो, हमारे जस्ट ऊपर हो, तो इंद्रधनुष दिखाई ही नहीं देगा। अब इंद्रधनुष बनता कैसे है? इंद्रधनुष के बनने में फिजिक्स की 2 फिनोमिनन का योगदान होता है। कौन कौन से? रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये दोनों मिल करके इंद्रधनुष का निर्माण करते हैं। कैसे? यहाँ पे डायग्राम में मैं दिखाया हुआ हूँ। जैसे सूर्य से एक प्रकाश की किरण चली, व्हाइट लाइट है लगभग, ये चली, तो ये जैसे वाटर का, जो मैं ग्रीन से दिखाया हुआ हूँ, मान लीजिए वाटर की एक ड्रॉपलेट है। वाटर के ड्रॉपलेट में जब सूर्य की किरण पड़ी तो यहाँ से लाइट का डिस्पर्सन हो गया, मतलब ये 7 कलर में विभाजित हो गई। क्योंकि वाटर का जो ड्रॉपलेट है वो 7 कलर के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, तो डेविएशन अलग अलग होगा, तो डिस्पर्सन हो जाएगा। यहाँ से 7 कलर में डिस्पर्सन हो गया। उसके बाद इस सरफेस पे, जब ड्रॉपलेट के इस सरफेस पे ये डिस्पर्स लाइट आती है, तो यहाँ पे इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। रिफ्रैक्शन नहीं, यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन हुआ इस पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्ट होकर के आ गई। या मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, हमारी आंखें यहाँ हैं, हमारी आंख यहाँ है, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो लाइट रे तो सूर्य के पास से चली थी, लेकिन अब इस आंख के लिए लाइट रे कहाँ से आती हुई लग रही है? यहाँ से आती हुई लग रही है। तो इंद्रधनुष के 7 कलर कहाँ दिखाई देंगे? यहाँ दिखाई देंगे। सूर्य किधर है? यहाँ है। इंद्रधनुष कहाँ दिखाई दे रहा है? इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए यही फिनोमिनन हो रहा है दोपहर के टाइम में। दोपहर के टाइम में सूर्य हमारे सर के ऊपर है, तो इंद्रधनुष क्या नीचे दिखाई देगा? दिखाई ही नहीं देगा। इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। एक बात और आप लोग याद रखिए, यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होगा यानी अपवर्तन होगा। यहाँ के अपवर्तन को मैं दिखाया नहीं हूँ, यहाँ पर भी थोड़ा लाइन जो है तिरछी हो जाएगी। खैर उसको इग्नोर कीजिए, मैंने फिनोमिनन बताया कैसे ये होता है, इंद्रधनुष का बनना कैसे होता है, क्यों बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च रेडियो तरंग वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होता है? तो आयन मंडल से, आयनोस्फीयर से परावर्तित होता है। ये बड़े काम का आयन मंडल है। मान लीजिए कोई उच्च रेडियो तरंग, हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है, हम यहाँ से भेजे, यूएस हमें भेजना है, ऊपर की तरफ हमने सेंड कर दिया, वो आयन मंडल क्या करता है, रिफ्लेक्ट करके यूएस की तरफ कर देगा, यूएस चला जाएगा आसानी से। तो आयन मंडल जो होता है वो हमारे लिए बहुत ही काम का है। राइट ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है क्या कहलाता है? तो जो विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है उसको इलेक्ट्रिक मोटर कहा जाता है। इसका एग्जांपल क्या आप लोग बता सकते हैं? निश्चित रूप से आपके रूम में लगाया गया पंखा, फैन। फैन जो है, फैन में हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के इन्फ्लुएंस से, उसका इम्पैक्ट से वो क्या करता है, रोटेट करना शुरू कर देता है, नाचने लगता है। तो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी भेजा और वो नाचना शुरू कर दिया, रोटेट करना शुरू कर दिया, तो वो किस में बदल गया, मैकेनिकल एनर्जी में बदल गया। तो उसको विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिकल मोटर कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए, फ्यूज जो बना होता है उस मेटल से बना होता है या उस एलॉय से बना होता है जिसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। यदि सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट उस सर्किट में फ्लो कर रहा है तो उसमें हीट जनरेटेड इतना हो जाता है जिससे उसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो गल जाता है। गल जाता है तो कंटेक्ट सर्किट ब्रेक हो जाता है, कंटेक्ट ब्रेक हो जाता है, करंट फ्लो होना बंद हो जाता है और घरों में लगे हुए अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस जो भी रहते हैं वो सुरक्षित बच जाते हैं। तो किसके कारण हुआ, हीट जनरेट होने की वजह से वो गल गया, मेल्ट कर गया। तो क्या है, ये विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। सो राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तरंग गति में तरंग दैर्घ्य किसके समतुल्य होता है? तरंग दैर्घ्य का मतलब वेवलेंथ किसके इक्वल होता है? दो लगातार गर्त की दूरी, ये सही है। दो लगातार श्रृंग की दूरी, ये भी सही है। तो इसमें से दो सही है, राइट ऑप्शन ई है। मैं अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हम लेते हैं ट्रांसवर्स वेव का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ट्रांसवर्स वेव, मान लीजिए कि ये एक स्ट्रिंग है यानी रस्सी है, बांधी गई है, ये फिक्स्ड सपोर्ट से बंधी हुई है। ये एक रस्सी है, रस्सी को हम थोड़ा सा हिला देते हैं, ऊपर नीचे थोड़ा सा स्नैप देते हैं, इसमें ऊपर नीचे ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पे एक वेव जनरेट होगा जो इस तरीक़ा से फ्लो करते हुए, ट्रेवल करते हुए यहाँ पहुँचेगा। उसके बाद रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा वो बात की फिनोमिनन है। तो इसको हम कहते हैं क्रेस्ट और इसको कहते हैं ट्रफ। ऊपर के डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्रेस्ट कहा जाता है और नीचे के डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मीडियम के पार्टिकल का उसको ट्रफ कहा जाता है। यानी ये हो गया श्रृंग और ये हो गया गर्त। हिंदी मीडियम के आप हैं तो ये गर्त हो गया और ये श्रृंग हो गया, श्रृंग। तो ये भी एक श्रृंग है और ये ट्रफ, ये भी एक गर्त है। तो दो श्रृंग के बीच की दूरी, दो श्रृंग के बीच की दूरी, जैसे इस श्रृंग और इस श्रृंग, इसके बीच के दूरी को वेवलेंथ लैम्डा कहा जाता है। या फिर दो ट्रफ, इसके और इसके बीच के डिस्टेंस को भी हम लैम्डा कहते हैं, इसके बीच के डिस्टेंस को हम लैम्डा कहते हैं। तो वेवलेंथ क्या होता है, दो लगातार के श्रृंगों के बीच की दूरी या दो लगातार के गर्तों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, ये होता है वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य। विश्वास है कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक पावर का एसआई मात्रक है यानी मैकेनिकल पावर का एसआई यूनिट क्या है? तो सबसे पहले हम जान जाते हैं पावर इज इक्वल टू क्या होता है। पावर इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कार्य करने की दर। कार्य करने की दर का मतलब कार्य बटा टाइम, समय, यानी वर्क बाय टाइम। वर्क का क्या यूनिट होता है, वर्क जूल होता है, GOULE, जूल। और टाइम का सेकंड, जूल पर सेकंड, यानी पावर का यूनिट क्या होगा, जूल पर सेकंड। इसी को तो वाट कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था। राइट ऑप्शन सी है। कहा जाता है कि 1952 में ही रसिया ने यानी उस समय के USSR ने
यानी सोवियत संघ ने हाइड्रोजन बम बना लिया था, इसका परीक्षण कर लिया था। हाइड्रोजन बम किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? बीपीएससी 67 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी था, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो उसी प्रिंसिपल पे काम करता है जिस प्रिंसिपल पे सूर्य जल रहा है, सूर्य से रेडिएशन आ रहा है, सूर्य से लाइट निकल रही है। नाभिकीय संलयन उसको कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन उसको कहा जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? हाइड्रोजन के जो 4 न्यूक्लियस हैं, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया, इसके 4 न्यूक्लियस मिल करके हीलियम का एक न्यूक्लियस बनाता है, 4 2 हीलियम का न्यूक्लियस बनाता है। और इससे लार्ज अमाउंट में एनर्जी जनरेट होती है। एनर्जी क्यों जनरेट होती है? मास में कमी आती है, मास में डिफेक्ट आ जाता है। मास में डिफेक्ट जो आता है, मास में जो कमी आ जाती है, वहीं एनर्जी में बदल जाती है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू मास में जो कमी आई डेल्टा M इंटू C²। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है एनर्जी में बदल जाती है, और वहीं ऊर्जा जो है जिसकी वजह से लाइट आ रही है, रेडिएशन आ रही है, यदि बम बनाए हुए हैं तो लोग मरेंगे, उतनी एनर्जी को सहन नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से आइसोन्यूट्रॉनिक ग्रुप कौन सा है? आइसोन्यूट्रॉनिक ग्रुप। तो आइसोन्यूट्रॉनिक ग्रुप क्या है? आइसो का मतलब होता है समान, न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है न्यूट्रॉन ग्रुप। वैसा ग्रुप जिसमें न्यूट्रॉन इक्वल हो कौन सा है? तो जरा सा डी में देख लीजिए। इसमें कार्बन का मास नंबर 14 दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर 6 दिया हुआ है। ये कौन सा कार्बन है जिसका मास नंबर 14 और एटॉमिक नंबर 6 होता है? कार्बन डेटिंग आप लोग नाम सुने होंगे, जिसमें से फॉसिल फ्यूल वगैरह का एज निर्धारित किया जाता है, इसी का यूज किया जाता है, इसी के बेस्ड पे, इसी पे बेस्ड रहता है वो। तो इसमें मास नंबर 14 है, एटॉमिक नंबर 6 है। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर हम घटा लेंगे तो न्यूट्रॉन्स आएगा। इसमें से 14 में से 6 को घटाएंगे, कितना न्यूट्रॉन आया? 8। नाइट्रोजन का देख लीजिए, 15 मास नंबर है, एटॉमिक नंबर 7 है। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटाएंगे, 15 में से 7 तो न्यूट्रॉन आएगा, कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। या ऑक्सीजन का मास नंबर 16 दिया गया है, एटॉमिक नंबर 8 दिया गया है। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटाएंगे, 16 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। मतलब C14 में 8 न्यूट्रॉन है, N15 में 8 न्यूट्रॉन है, O16 में 8 न्यूट्रॉन है। सभी में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए ये जो ग्रुप है वो आइसोन्यूट्रॉनिक ग्रुप है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, आयरन का अयस्क है, कौन सा अयस्क है? तो आयरन का अयस्क जो है हेमेटाइट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 होता है। इसमें कितना परसेंट आयरन होता है? इसमें 69.9% आयरन होता है, 69.9% आयरन होता है। नेक्स्ट, इनमें से निम्नलिखित में कौन सा गैस नोबल गैस के नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले आप जान जाइए कि नोबल गैसेस क्या होती हैं। पीरियोडिक टेबल यदि आप लोग देखे होंगे तो पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में जो भी होता है, जो एक ग्रुप है राइट साइड में, जिसको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है, नोबल गैसेस भी कहा जाता है, उसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सारी गैसेस होती है उस ग्रुप में। इसको इनर्ट गैसेस क्यों कहा जाता है? इनर्ट गैसेस इसलिए कहा जाता है कि यदि हीलियम को हम देखें तो हीलियम का ड्यूएट पूरा है, बाकी इसके अलावा जितने भी आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, उन सबों का ऑक्टेट पूरा है। और जिस एलिमेंट का ड्यूएट पूरा होता है या ऑक्टेट पूरा होता है, उसको न तो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देने की ज़रूरत होती है और न ही दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन न तो देने की ज़रूरत है न इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है, तो इसका मतलब है कि वो स्टेबल है, वो रिएक्शन करेगा ही नहीं, उसको रिएक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको स्टेबिलिटी मिल गई है, इसलिए उसको इनर्ट गैसेस कहा जाता है। इसी को नोबल गैसेस भी कहा जाता है। तो हीलियम उसमें से एक इस ऑप्शन में दिया गया है, राइट ऑप्शन सी होगा। बाकी जो है इनर्ट गैसेस नहीं है, नोबल गैसेस नहीं है। बाकी का मैं नाम बता ही दिया, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन वगैरह ये सब भी नोबल गैसेस ही है, नियॉन भी। नेक्स्ट, एनाल्जेसिक ड्रग के रूप में किस हैलोजन ग्रुप का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ब्रोमीन का उपयोग किया जाता है। ब्रोमीन एक विषैली गैस है, ब्रोमीन एक विषैला पदार्थ है। इसका वाष्प जो है आँख, नाक, गले को हानि पहुंचाता है। ब्रोमीन गैस नहीं है, ब्रोमीन एक लिक्विड है। एकमात्र जो है नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है वो है ब्रोमीन, और ये बहुत ही विषैला होता है। इसका प्रयोग जो है कीटनाशक बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वैसा विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है का पीएच मान होगा। तो देखिए लाल लिटमस को जो नीला कर देता है वो होता है क्या, क्षार होता है, यानी बेस होता है, बेस। और बेस का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 से ग्रेटर होता है, 7 से मोर होता है। तो इसमें से ये न्यूट्रल का है, ये एसिड का है, ये भी एसिड का है और ये भी एसिड का है। बेस का इसमें से कोई है ही नहीं, 7 से ज़्यादा रहता तो बेस का होता। सो इसमें से कोई नहीं है, राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प 1 को उपयुक्त विकल्प 2 के साथ मिलान करें। विकल्प 1 में दिया गया है, नाम दिया गया है, विकल्प 2 में जो दिया गया है उसका केमिकल नाम दिया गया है। तो नीला थोथा क्या होता है, नीला थोथा जो होता है कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। इप्सम साल्ट किसको कहा जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट को कहा जाता है। बेकिंग सोडा किसे कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है। कॉस्टिक सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इसमें से सही हमने मैच कर दिया है। इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, डी मैच कर रहा है यहाँ पे। सो राइट ऑप्शन डी होगा, बाकी मैं मैच कर ही दिया। याद कर लीजिए, इसमें जो केमिकल कंपाउंड दिए गए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बहुलक का प्रयोग नॉन स्टिक पैन के उत्पादन में के निर्माण में किया जाता है, टेफ्लॉन का किया जाता है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, वर्षा की मात्रा निम्नलिखित में सबसे अधिक निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, तो सबसे अधिक वायुमंडल की आर्द्रता पर निर्भर करता है। बाकी सब पर तो निर्भर करता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा वायुमंडल की आर्द्रता पर निर्भर करता है, राइट ऑप्शन बी है। वायुमंडल में यदि आर्द्रता अधिक है तो ही ज़्यादा बरसात होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आवर्त सारणी के आवर्त संख्या 3 में नहीं उपस्थित है, मतलब ये रहा कि पीरियड 3 में कौन सा उपस्थित नहीं है। सोडियम तो पीरियड 3 में है, एल्युमिनियम भी है, सल्फर भी है, ऑर्गन भी है, तीनों जो है पीरियड 3 का ये एलिमेंट है। तो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, उस उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर एक उदाहरण है, उपकरण है। ट्रांजिस्टर एक उपकरण है, कैसा उपकरण है, तो 3 सिरे वाला यानी 3 टर्मिनल डिवाइस होता है ट्रांजिस्टर, राइट ऑप्शन ए है। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, NPN एंड PNP, 2 प्रकार का मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये हो गया PNP और यहाँ हो गया NPN। ये PNP और NPN क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे PNP मैं लिखा हूँ तो एक ये P टाइप का मटेरियल है, ये N टाइप का मटेरियल है और ये फिर P टाइप का मटेरियल है। P टाइप के मटेरियल में एक्सेस ऑफ होल होते हैं, यानी होल की अधिकता होती है, और N टाइप के मटेरियल में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो PNP टाइप के ट्रांजिस्टर में 2 P टाइप मटेरियल के बीच में एक N टाइप का मटेरियल का एक पतला सा लेयर सैंडविच्ड रहता है, और NPN ट्रांजिस्टर में क्या होता है, 2 N टाइप मटेरियल के बीच में एक पतला सा लेयर P टाइप का सैंडविच्ड रहता है। एक को एमीटर कहते हैं, एक को बेस कहते हैं और एक को कलेक्टर कहते हैं, एमीटर बेस कलेक्टर। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है। फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर कहलाता है, मधुमक्खी का पालन सेरिकल्चर नहीं कहलाता है, फल का उत्पादन पीसीकल्चर नहीं कहलाता है, रेशम कीट का उत्पादन एपीकल्चर नहीं कहलाता है। ये सभी मैच नहीं कर रहे हैं। एपीकल्चर जो है मधुमक्खी के पालन को कहा जाता है, पोमोलॉजी फल उत्पादन को कहा जाता है, सेरिकल्चर रेशम कीट के पालन को कहा जाता है और पीसीकल्चर मछली पालन को कहा जाता है। इसमें से राइट ऑप्शन ए है, सिर्फ यही करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट, चट्टानों पर पाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये लिथोफाइट कहलाते हैं, राइट ऑप्शन डी है। चट्टानों में पाए जाने वाले पौधे लिथोफाइट कहलाते हैं। ये अपने पोषक तत्व की प्राप्ति वर्षा जल से एवं पौधे के विघटन से प्राप्त करते हैं। एपीफाइट क्या होता है, जो दूसरे पौधों पर पनपते हैं उसको एपीफाइट कहा जाता है। जीरोफाइट क्या होता है, शुष्क स्थानों में पाए जाने वाले पौधे जीरोफाइट कहलाते हैं। हेलोफाइट कौन से पौधे कहलाते हैं, जो लवण युक्त जल में पाए जाते हैं उनको हेलोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट, आलू के कौन सा भाग खाया जाता है, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तो आलू के तने वाले भाग को हम लोग खाते हैं, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, ईस्ट एक उदाहरण है, किसका है, ये तो एक कवक का उदाहरण है, राइट ऑप्शन सी है। ईस्ट एक प्रकार का कवक है, मशरूम भी एक प्रकार का कवक होता है, लाइकेन कवक एवं शैवाल का मिश्रित रूप होता है। नेक्स्ट, एजोला एक प्रकार का है, क्या है एजोला, तो जलीय फर्न है, राइट ऑप्शन ए है।
नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो ये दोनों ही से बना होता है, लिपिड एंड प्रोटीन दोनों से बना होता है। सो राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रक्त का कौन सा भाग संक्रमण से रक्षा करता है, यानी एंटीबॉडी कौन सा बनाता है? WBC बनाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। RBC क्या करता है? ऑक्सीजन को लेकर के जाता है, ऑक्सीजन का संवहन करता है। नेक्स्ट, विटामिन ए शरीर में जमा रहता है, कहाँ जमा रहता है? ये लीवर में जमा रहता है, यकृत में। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रोग को उसके उपयुक्त कारणों से मिलान कीजिए। खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से होता है। एस्कर्बी किसकी कमी से होता है? एस्कर्बी एस से शुरू हो रहा है, और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है। तो एस्कर्बी की कमी से एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से एस्कर्बी रोग। तो विटामिन सी की कमी से क्या होगा? एस्कर्बी रोग होगा। ग्वाइटर या घेंगा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। तो कौन सा इसमें सही मैच हो रहा है? 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए और 4 का बी। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, जल प्रवाह पौधों में किस उत्तक के द्वारा होता है? तो जल जो है जौ से शुरू हो रहा है, जौ से जाइलम। तो जाइलम के थ्रू जल का प्रवाह होता है। फल यानी फूड जो भोजन जो बनता है, फूड, वो किसके थ्रू उसका प्रवाह होता है? फ्लोएम के थ्रू होता है। इसे भी याद रखें। राइट ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। तो दोस्तों, इस तरीक़ा से हमने इम्तिहान टेस्ट सीरीज के टेस्ट 3 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आने वाले BPSC 67th री एग्ज़ाम में आपको सफल बनाने में बहुत ही मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।